दोस्तों, आज मैं आप लोगों का परिचय श्री राजवेंद्र जी से करवाना चाहता हूँ। 2018 में इनकी 99th रैंक थी और ये मेंस के समय मेरे से पहली बार मिले थे और मेंस में इन्होंने ज्योग्राफी और इतिहास पढ़ा था। उसके बाद साक्षात्कार के लिए ये मॉक वगैरह भी देने आते थे। तो मुझे भी लगा था कि मेहनती है और बहुत अच्छा करेंगे और इन्होंने बिल्कुल अपनी जो मनवांछित जो सफलता है प्राप्त की है और आगे अभी यूपीएससी और रैंक सुधारने के लिए आरएस का भी और बढ़िया प्रयास आगे भी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जी। आपने सबसे पहले जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या जी। रहा? सर मेरा 10th मैंने मेरे होम टाउन डेगाना से किया। अच्छा, डेगाना से किया हाँ, था। राजकीय आप उच्च माध्यमिक नागौर विद्यालय। की प्रॉपर हाँ, रहने मैं वाले हैं, नागौर बिल्कुल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया हम्म। और मेरा मेरिट पोजीशन रही थी उस टाइम। हम्म। और उसके बाद में मैंने मेरा 12th जो स्टैंडर्ड है हाँ वो हाँ। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अच्छा साथ में अच्छा। जोधपुर से किया। हाँ हाँ। और उसके बाद में मैथमेटिक्स में मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया था, हम्म। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट ये जो आर्ट्स स्ट्रीम में लिया आर्ट्स था। स्ट्रीम ले ली। तो उसी दौरान मैंने क्लैट का भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा चयन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ था आपका? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में हुआ था सर। अच्छा, रांची में हुआ था। जी। ठीक ठीक। तो उस समय मेरे एक सीनियर थे चक्रवर्ती सिंह जी। हम्म। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो बजाय आप लॉ करके 5 साल के खपा के, तो आप अगर ग्रेजुएशन से सीधा ही तैयारी करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छा। तो उसी समय मैंने ये सोच लिया था कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी और जो करोगे। सिविल सर्वेंट है इनके लिए तैयारी तैयारी करूँ। करोगे तो जब आरएस की तैयारी की, जी प्रीलिम्स का जो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान? सर, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान मुझे प्रॉब्लम्स ये आई कि थी पहले तो जो मैंने ग्रेजुएशन में चूँकि 2013 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, अच्छा। उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं था। तो उस टाइम मैंने प्री मैच्योर में एक दो महीने कोचिंग में ली थी अच्छा। कहीं तो, लेकिन वो कोचिंग मेरे लिए बेनिफिट नहीं रही। एक तो प्री मैच्योर एज के अंदर, ओके। तो मेरे लिए ये था कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी। सही। जी। अच्छा, और बुक्स आपने प्रेफर की थी या कुछ ऐसे ही बाजार में जो मटेरियल था वो पढ़ा या कुछ बेसिक बुक से तैयारी की थी आपने? नहीं सर, मैंने जैसे मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से किया तो हाँ। चक्रवर्ती सिंह जी थे जो आईएएस बने थे बाद में ओडिशा अच्छा। कैडर में। हम्म। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जामिया मिलिया से किया। जी। तो जामिया मिलिया में सर रहते हुए जो सीनियर्स थे और हमारे साथी थे, तो उन लोगों की प्रेरणा थी और हमारे जो सहयोगी थे वो भी काफ़ी सिलेक्ट हुए। जी। तो उनके साथ में हमें जो बुक्स वगैरह जो आदान प्रदान होता था तो उन्होंने भी गाइड किया। बिल्कुल। तो 2000। बेसिक बुक्स पढ़ी आपने? जी सर। जी। और जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था जी तो फिर आपने मेंस की क्या रणनीति बनाई? सर, मेरा ये दूसरा प्रयास है 2018 वाला। मैंने हाँ। 2016 का मैंने पहला आपने प्रयास दिया किया था? था जी। ओके। उसमें मेरा जो 315 नंबर रहे थे और जो इंटरव्यू कॉल 327 का हुआ था। ओके। तो उस उस दौरान, मार्जिन से रहे। हाँ, तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आई जहाँ मैंने मेरी कमियों का एनालिसिस किया कि मुझे ये कमियाँ हैं। तो उनको जब फाइंड आउट किया मैंने, तो वो निसंदेह अगर आप अपनी कमियों को दूर करते हो तो आप सफलता आपको मिलती है। जब आप मेंस के टाइम मिले थे मेरे से, जी। तब आपने कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा था कि हाँ अब ये पढ़ लिया तो मैं ठीक हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ? सर मेरा जैसे शुरू से मैंने ग्रेजुएशन बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया। इसके पश्चात मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जामिया मिलिया में हुआ था। उसके बाद में मैंने 3 साल पार्लियामेंट रिसर्च फेलोशिप थी मैं 2015 से 18। तो पबेड मेरा पबेड अच्छा था, इथिक्स अच्छा था, पॉलिटी अच्छा था, इनमें दिक्कत नहीं थी। मुझे जो बेसिक दिक्कत थी एक तो हिस्ट्री में, जहाँ मैं हिस्ट्री में इतना अच्छा नहीं हूँ। दूसरा ज्योग्राफी भी मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टिपिकल लगता था, तो मुझे इसमें आपको सही जी था। और इकोनॉमिक्स के लिए आपने फिर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने जैसे कुछ बेसिक बुक है, जब तक आपका अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी जाते हो इसके अंदर, तो आप जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता है और आप केवल नोट्स के भरोसे रहते हो किसी भी कोचिंग या कहीं भी, तो वो आपका, हाँ, तो बेसिक बुक्स जैसे आप थ्रोली अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जी। लोग मना करते हैं उल्टा एनसीईआरटी। नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनका जो बेसिक थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में से, जिसने कभी खोली नहीं एनसीईआरटी वही मना करता, मुझे तो यही लगता है। हाँ, जी, जिसने एनसीईआरटी एक बार पढ़ी हो तो कभी मना करेगा नहीं। नहीं सर, एनसीईआरटी
प्रीलिम्स में भी बेनिफिट है, मेंस में भी बेनिफिट है, इवन आपको इंटरव्यू में अगर आप 6 to 12 आप पढ़ते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस आपकी विकसित करती है, क्योंकि उसमें जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट डिवाइड किए, चैप्टर्स डिवाइड किए। तो हमने भी चैनल पे पहले एक साल भर लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाई थी, फिर ये शुरू किया बाकी चीजें। तो जी सर, वही कंसेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और जब आंसर राइटिंग की क्या अहमियत है आरएस में, आपने प्रॉपर किस तरीके से उस पर ध्यान दिया कि आपने उसकी कैसे तैयारी? सर मेरा जो 2016 का अटेम्प्ट था, तो मैंने जब उसका रिजल्ट रहा और 315 रहे, तो मैंने दो ही चीज़ उससे एनालिसिस मैंने की कहाँ कमी की है। तो सबसे बड़ी जो मुझे कमी अखरी वो थी मेरे प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने एंड के 15-20 दिन में आके ज़रूर 3-4 टेस्ट दिए थे, लेकिन वो टेस्ट क्योंकि उनमें क्वालिटी नहीं थी। दूसरा मेरा जो पेपर था उसमें जो 800 नंबर का 4 पेपर होते तो उसमें 80 नंबर का तो मेरा पेपर पूरा छूट गया था। तो मैं ये मानता हूँ अगर वो पेपर नहीं छूटता तो भी इंटरव्यू कॉल हो जाता। तो हाँ, और अब की बार सर जो 2018 का जो अटेम्प्ट था, मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहा कि मैं कंटिन्यूसली प्रीलिम्स से ही मैंने टेस्ट शुरू किए। तो प्रीलिम्स में, मेंस में कंटिन्यूसली मैंने टेस्ट हर संडे को लिखे। तो जब तक आप अपना एनालिसिस सर पढ़ते जाते हो और आप एनालिसिस और इवैल्यूएशन आपका नहीं करते हो तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे। जो टेस्ट लेने वाले होते हैं उनसे मुझे लगता है कि खुद आप अपना मूल्यांकन सही तरीके से कर पाते हो टेस्ट देने के बाद कि ये मैंने ये कमियां रखी है, मुझे खुद ही मतलब आप अपना ही मेंटर बन जाते हो। जी सर, निसंदेह जैसे आप टेस्ट कोई भी देते हो तो आपको विद इन 1 आवर या 2 आवर में आपको फीलिंग आ जाती है कि आपने क्या लिखा है और आपको कहाँ कमी रही है। जब भी हम जैसे चेक कर लेते हो उससे बढ़िया कर सामने वाले से कभी कभार किया ये मैं लिखता तो ज्यादा अच्छा होता। जी सर, दूसरा अगर आपका कोई ग्रुप बना हो 4-5 का तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि आपस में डिस्कस होते हैं और उनकी आपको जो किस तरह की लिखावट है, लेखनी है, तो वो भी आपको पता चल जाती है। जी सर। और साक्षात्कार का जब आपका इंटरव्यू कॉल हुआ था तब तो बिल्कुल आपको लगा कि हाँ मेरी तैयारी इस बार ठीक रही है। और जब इंटरव्यू के दौरान आपने मॉक वगैरह दिए थे तब क्या कुछ झिझक हो रही थी बोलने में शुरुआत में? सर जो मॉक वगैरह दिए थे उससे निसंदेह मैंने आपको एक बार कॉल किया था तो आपने कहा आप आइए, और आपने जो मॉक लिया था तो मैंने काफ़ी जगह और भी दिए थे। तो मॉक का निसंदेह फ़ायदा होता है, हालांकि प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है कई बार, लेकिन ये होता है कि जैसे आपने 2-3 चीज़ें कई बार मुझसे भी छूट जाती है तो सामने वाला ज़्यादा इवेल्यूएट कर पाता है। तो आपने मुझे मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पार्लियामेंट फेलोशिप था और उससे पहले मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा था, तो आपने बताया था कि हमारी संसद जो बुक है सुभाष कश्यप वाली, तो वो आपने कहा था कि पढ़ने की, हालांकि वो मेरे पास पढ़ी थी लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से उसको पढ़ी नहीं। और वो मेरा जब आपने बताया था और कंटिन्यूसली मैंने उसको, मैंने कहा इंटरव्यू में अभी महीना भर है, बीच में वो पोस्टपोन हो गया था, तो मैंने पूरी बुक पढ़ी और मेरा इंटरव्यू लगभग पार्लियामेंट के इर्द गिर्द ही, पार्लियामेंट मेरी फेलोशिप और मेरे बैकग्राउंड के इर्द गिर्द ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इर्द गिर्द। सब बढ़िया रहा। तो 72 मार्क्स आपको मिले इंटरव्यू में और बहुत बढ़िया। और अभी राजवेंद्र जी मतलब इस स्थिति में है कि बिल्कुल उनका 99 जो रैंक है 100 में आए हैं, टॉप 100 में, और अभी भी जैसे उनको लग रहा है कि मैं आरएस के लिए और बेटर कर सकता हूं, तो अभी आपने क्या रणनीति बना रखी है? जी सर, रणनीति तो निसंदेह कि जहां कमियां रही है वहां मैं सुधार कर पाऊंगा। जैसे मेरा फर्स्ट पेपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, मेरा हिस्ट्री का भी इंटरेस्ट सब्जेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा, हिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत अभी भी आती है। हाँ, हिस्ट्री में अभी भी दिक्कत आती है सर, इसीलिए मैं केवल हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री है उस पर मेरा थोड़ा, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ये हाँ, पॉलिटी, इथिक्स, ये सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं और अभ्यास कराएंगे आपको इतिहास में और भूगोल में, आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो नए अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी पहली बार शुरू की है, उनको आप अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल वो आपको सुनेंगे। जी सर, निसंदेह मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो 3-4 चीज़ें आपके मैटर करती है। आपकी सफलता में सबसे पहला आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। पहली चीज़, अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति अगर आप दृढ़ निश्चय नहीं होगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, दृढ़ निश्चय के साथ में आपका हार्डवर्क, और हार्डवर्क के साथ में आपका डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ें होती है तो भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि ऐसी सिविल सर्वेंट्स या ऐसी परीक्षाओं में भाग्य जरूर कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन वो 5 से 10% ही मैक्सिमम मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, डिसिप्लिन के साथ करते हो और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति कमिटेड होकर काम करते हो, जैसे आप में जो कमियां हैं,
हमें ये होता है सर, ईगो होता है। तो हम हम सुधारते नहीं, हमसे जो जूनियर है, कई बार ऐसा होता है, मैंने भी देखा, मैंने भी ये महसूस किया है खुद ने भी। तो हम जो हमसे जूनियर आते हैं, हम उनसे सीखना नहीं चाहते और वो हमसे बेहतर होते हैं। देखो होता है, मैं जब तैयारी कर रहा था ना, ये आपने एक चीज याद दिला दी, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे पास एक सीनियर जो काफी सीनियर थे, कई सालों से दे रहे थे, वो पढ़ने आते थे, क्योंकि मैं तो तैयारी कर रहा था। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि वो मतलब पढ़ने आते थे। जब वो पढ़ के जाते थे तो मोहल्ले वाले ये कहते थे कि आपके पिताजी थे क्या? मैंने कहा पिताजी नहीं है, मेरे विद्यार्थी है, ये पढ़ने आए हैं। और हमने तैयारी की थी, उनका भी मतलब सिलेक्शन हुआ बाद में। और वो पहले मतलब उस उम्र में जो एक ललक थी ना, कि कोई ईगो नहीं कि भाई मैं इतना सीनियर हूँ, इतनी एज में हूँ, लेकिन वो जूनियर से सीखते थे। और वो जो बाकी लोग थे जो बिल्कुल खुद को बंद कर रखा था, तो उनको दिक्कत हुई, वो आज भी एग्जाम दे रहे हैं। ये बात वही होता है सर। हम क्योंकि लाइफ में जैसे कहीं ना कहीं ये एक पड़ाव है, बस इस एक मंच मिला है मुझे। अगर मैं सीखना बंद कर दूंगा तो मेरी प्रगति रुक जाएगी। तो चाहे छोटे हो या बड़े हो, हमें सीखते रहना चाहिए। अगर हम सीखते रहेंगे तो हर एग्जाम, हर सफलता या जीवन का हर जो भी पहलू होगा उसमें हम निसंदेह सफल होंगे। मैं ये चीज तो बिल्कुल। दूसरा जो जैसे अभ्यर्थी है, इनसे भी मेरी ये आशा अपेक्षा और मेरा ये अनुरोध है कि आप चाहे कितना भी पढ़ो, जब तक आप सब खुद को सेल्फ इवेल्यूट नहीं करोगे, और वो सेल्फ इवेल्यूट कोचिंग आपको एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाती है। कोचिंग अगर आप लेते हो तो वो आपको केवल एक लर्निंग देती है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, आपको एक बताती है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर वो भी सही बताने वाला हो तो जी नहीं तो फिर भी गड़बड़ है। हाँ, और मेरा ये है कि अगर आप जब तक खुद को सेल्फ इवेल्यूट करना है, कहाँ अपन रैंक कर रहे हैं, रैंक के पीछे नहीं भागना सर, क्योंकि ये धैर्य की परीक्षा होती है। और इसमें जैसे मैंने 1-2 जगह टेस्ट दिए थे, तो मेरा ये रहता था कि कभी भी मैं टॉप 5 में नहीं आऊंगा, तभी आप पास हुए। टॉप और दिक्कत होती। मेरा ये रहता था 20, 30, 40 के आसपास रैंक मेरी एग्जिस्ट कर जाए, ताकि मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं रहूं। क्योंकि रैंक आपकी रिजल्ट की मायने रखती है। दूसरा, अगर आप टॉप 5 में आ गए तो दूसरे टेस्ट में आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा कि आपको इसी में रैंक मिलना है, और वो एक दायरा लिमिटेड हो जाता है, उनमें आप बस खुद को मानने लग जाते हैं। वही सर, क्योंकि एक तो सेल्फ स्टीम भी हो जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ तो वहाँ भी अच्छा करूँ। दूसरा, आप केवल एक जो उनका सिलेबस दिया हो उसी के अकॉर्डिंग आप इर्द गिर्द। ये बात मैंने कई बार देखी, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं ना लोग, तो वो जैसे एक बार टेस्ट में टॉपर रहते हैं, तो दूसरी बार उनके ये होता है कि मुझे तो टॉपर रहना ही है, तो वो और क्वेश्चन कहते हैं जो उसको नहीं आते हैं और वो गलत करता है, और माइनस मार्किंग में उसके होता है दिक्कत होती है, और एग्जाम में भी इसी तरह मात खाता है। सर यही होता है, क्योंकि 2-2, 3-3 साल कम से कम ये प्रोसेस चलती है। 2018 वाला आज 4 साल हो गए, तो ऐसी में सामाजिक मानसिक बहुत सारे प्रेशर होते हैं। अब मैंने जैसे 2013 में ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद में मैं आज 2 ही एग्जाम दे पाया हूँ, और सामाजिक मानसिक दबाव प्रत्येक अभ्यर्थी के होते हैं, और अब तो परिवेश से तो और ज्यादा होता है जी। तो अगर हम प्रेशर ऑलरेडी है और हम आगे ज्यादा प्रेशर लेंगे तो हम अपना, चाहे हमारे में कितनी भी प्रतिभा हो, वो हम बेहतर नहीं कर पाते। बिल्कुल एकदम। मैं तो यही कहता हूँ बच्चों को, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जैसे कई बार पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना, पढ़ाई के कभी घंटे नहीं होते हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, जितनी रुचि है उतना पढ़ो। हाँ सर, टेस्ट जरूरी है मेरे हिसाब से। जब तक आप, मेरा 2016 में फेल्योर का या जो असफलता का परिणाम मैंने सबसे बड़ा लगाया वो यही था कि मैंने टेस्ट नहीं दिए। टेस्ट नहीं दिए तो मुझे पता नहीं चला कि कहाँ कमियां हैं। तो उस दौरान जैसे मेरे कई साथी थे, हम जब जामिया में थे तो 2012 में अरविंद जी हमारे सिलेक्शन हुए थे, 2013 में दिग्विजय जी सिलेक्शन हुए थे, और 2016 में हमारे साथी जैसे जयपाल जी सिलेक्शन हुए, उसके बाद में भूरा राम जी वगैरह, पवन जी वगैरह सिलेक्शन हुए। तो इन लोगों से मुझे प्रेरणा भी मिली, और मुझे ये कमियां मुझ में ढूंढने की क्या मुझ में कमियां रही है, तो वो कमियां जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलती सर। दूसरा, जो अभ्यर्थी कई है तो उनसे मेरी अनुरोध ये रहेगा कि 2 नावों में सवार होने वाली, क्योंकि ये हाँ, मैंने आरएस के चक्कर में कई एग्जाम्स छोड़े, कई इंटरव्यूज छोड़े। हालांकि 2018 के बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है तो काफ़ी मेरे 3-4 सिलेक्शन एक साथ हुए, DRDO में हुआ, RPSC में भी हुआ, और भी अदर एग्जाम्स में हुआ। लेकिन इसके लिए मैंने 5-7 इंटरव्यू एग्जाम छोड़े भी हैं मैंने। हाँ, यही होता है, जब एक बार आपने तय कर लिया है कि भाई मुझे ये देना ही है, तो फिर वही दो। फिर ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पटवारी भी कर लूँ, हाँ सर, भी कर लूँ, क्योंकि ये परिस्थिति, ये परीक्षा सर देरी की होती है, और हर एग्जाम आजकल
ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप पॉइंट 1 से रहो या 10 नंबर से रहो या 100 नंबर से रह गए रहो, वो तो डजेंट कोई मैटर फर्क नहीं। सर। तो मैटर यही करता है आपका रिजल्ट एंड में आपका क्या रहता है। तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, जहाँ आपको दूसरे के इवैल्यूएशन की वो क्या कर रहे हैं बेहतर। दूसरे क्या कर इसीलिए सर मेरा एनालिसिस ये कहता है जो IITians या जो टेक्नीशियन ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय रटने की की चीज पढ़ते हैं। हाँ, बजाय अनावश्यक रटने की चीजें या नहीं लेके घूमते हैं। सही बात है, वही होता है तैयारी, तो उसी से फायदा होता है। जी सर। ठीक है, तो अभी जो मेंस का जो अपना एग्जाम होगा उसमें आप भी बिल्कुल जुड़े रहेंगे। बिल्कुल आप सर। एक स्टूडेंट के तौर पर भी जुड़े रहेंगे और आप लोगों के एक मेंटर के तौर पर भी जुड़े रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी अच्छे आंसर लिखने के लिए प्रेरित मोटिवेट करें। जी। क्योंकि लोक प्रशासन और पॉलिटी तो इनकी बहुत अच्छी है और रिसर्च फेलो रहे हुए हैं इन चीजों में, तो पकड़ एक व्यक्ति की होती निश्चित है सर, मैं subject में। आपका सानिध्य रहा, आपका सहयोग रहा, तो मैं बिल्कुल, हम भी जुड़ा आपके बिल्कुल। साथ है, और आप भी जो नई पीढ़ी है उनको मोटिवेट करो और अच्छा करो। जैसे पिछली बार दिलीप जी थे अपने, हाँ, दिलीप जी जो भी श्री माधोपुर STM में हाँ, सर। तो उनसे कई लोग प्रेरित सर हुए। उनसे भी मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, क्योंकि वो जब 15-20 साल की जब सर्विस करके अगर आप एक्स सर्विसमैन बिल्कुल कैटेगरी में होना था उनको, लेकिन वो टॉप 15 रैंक में में आए, टॉप top 20 में आए, में बहुत जब बड़ी उनका बात। सिलेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा उनके निशान पे तैयारी वही थी। तो, और कई लोग जो नेवी में अभी थे ना, जी। खूब लोग आए, उनसे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी। तो एक प्रेरणा मिलती है। भले ही आप अगर उस जगह से रहते हो या उसके आसपास हो ना, तो लोग देख के मोटिवेट होते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको भी देख के जो अपने नागौर बेल्ट है उस क्षेत्र में भी जो लोग हैं वो भी एक प्रेरणा ले और आगे अपनी तैयारी करें। कुछ भी कभी भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग भी जुड़े रहो। सभी जो नए लोग हैं उनको जुड़े रहना चाहिए और बताना चाहिए। लोग क्या बताते नहीं है, अपनी आफत टालने के लिए किसी न किसी कोचिंग का नाम ले लेते हैं कि वहां चले जाओ। सर कोचिंग इतना मैटर नहीं करती जितना सेल्फ स्टडी और सेल्फ इवैल्यूएशन। बिल्कुल हाँ, और लोग वो बचते हैं कि यार कौन इससे ज्यादा पूछताछ करे, नाम बता दिया वहां चला जा। और जरूरी है एक पर्सनल मेंटर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वो फिर दिक्कत होती है उनके साथ। फिर वो लोग सोचते हैं हमें तो गलत बता दिया, फिर वो मन में तो उनके और आपके तो ये सौभाग्य की सर जैसे 2007 बैच के और अभी भी कंटिन्यूअसली इतने सर्विसेज में होने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली एजुकेशन की ओर जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह बेहतर मार्गदर्शक है। बिल्कुल, आप देखो भाई, तैयारी का मतलब एक चीज तरीका होता है। आप सही तरीके से तैयारी करते हो तो हो जाता है। अब जैसे हम लोगों ने, मैंने दिया था एग्जाम तब 26 साल मेरी एज थी जब हमारी वैकेंसी आई थी। अब वो लंबी चली, उसमें टाइम लग गया, लेकिन जो था वो तो वही था। फर्स्ट टाइम RS का एग्जाम दिया था। मेरे साथ भी कई लोग दे रहे थे, अभी भी दे ही रहे हैं, क्योंकि वो चीज शायद उनको मिली नहीं या उन्होंने कभी समझी नहीं उस चीज को। कमियां ढूंढना, मूल्यांकन नहीं स्वयं किया। का मूल्यांकन बहुत सबसे टिपिकल चीज है। अभी भी लोग जैसे इस RS में, इस वैकेंसी, इस जो अभी आप लोगों के साथ कई लोग सिलेक्ट हुए हैं जी। तो कईयों ने जैसे अपनी कमियां सुधारी भी है, लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे। अब जैसे मैंने 10th की थी 95 में जी। और जो अभी जो टॉपर आपके RS में आपके साथ है उन्होंने 10th की 96 में, तो वो भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। उनका भी सर इतने एज आने के बाद में इतनी परिस्थितियां। बिल्कुल, अब जैसे हम लोग भाई, अब कई बार क्या होता है, पहले ही हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, कुछ परिस्थितियां रहती है, लेकिन आप उस चीज को इम्प्रूव करते हो ना तो आखिर में आप मंजिल तक पहुंच जाते हो। बिल्कुल सही। तो हर चीज, हर लोगों में एक टैलेंट होता है। टाइम की भी कभी कभार बात होती है, सही समय पर भी सही चीज होती है। जी। तो आप लोग सभी लोग मेहनत करो, और ऐसे जब युवा लोग साथ में हैं तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को बताएंगे बिल्कुल, इनको ये कोई कोचिंग नहीं, मैंने कोई कभी भी पर्सनली कोई एक जो थ्रोली में जाके कभी नहीं गए, थ्रोली कोचिंग कभी नहीं की। हाँ, मार्गदर्शक काफी सर का रहा, और कोचिंग के बजाय मैंने टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया और रैंक आपके आई है, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सभी के भी आ सकते हैं, अभी भी अपने पास टाइम है, 45 डेज लगभग इतना टाइम बचा है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि RPSC का बहुत ज़्यादा ये सिलेबस वाइड है। दूसरा जो हमारे साथ में भी कई लोग होते थे, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहे। इस समय ये जो एंड के जो आपके दिन होते हैं, क्यों हम भी प्रीलिम्स और मेंस देते थे, तो हमारे भी RPSC की यही रहता था कि महीना भर होता था कि एग्जाम आगे किसके। तो सर कई लोग तो ऐसे, जैसे मेरे 1-2 साथी थे, तो वो मेंस होना था तो वो कह रहे नहीं आगे किसके। अब मैंने उनको नंबर वगैरह सब बंद कर ली। तो
कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल तो वो 1-2 महीने में निडाल हो गया कि हमें अब नहीं करना, बिल्कुल। और जो कंटिन्यूस रेगुलर रहता है वो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल मिलता है। ऐसा है। तो आज आप लोगों से बिल्कुल राजविंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, आप लोगों को मोटिवेट किया है और आगे भी अपने से जुड़े रहेंगे। मेंस तक भी आप लोगों को आंसर राइटिंग वगैरह इसमें जहाँ पर भी मदद होगी बिल्कुल तैयार है। और विशेषकर जो लोक प्रशासन और पॉलिटी अपने सीबी सर पढ़ा ही रहे हैं, जो बिल्कुल। असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनके साथ जैसे आंसर राइटिंग है आपके, या फिर आंसर जो एवोल्यूशन है उसमें बिल्कुल आप लोगों का सहयोग करेंगे। तो सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत जी सर। आगे अच्छा करो, भगवान धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया करे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।